नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से मैं पीवाईक्यू घटना चक्र करने वाली हूँ। 2026 का ये न्यू वाला है, न्यू एडिशन। ठीक है, तो मेरा ये अभी रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसके पहले मैं 2 वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, जो भी इसका जो पिछला जो क्वेश्चन था, तो वो मैं 2 वीडियो यहाँ पे लेक्चर मेरा डाला हुआ है, आप सब देख सकते हैं। और उसके बाद मेरा ये आज का थर्ड लेक्चर है, वो केमिस्ट्री का है। और मैं इसी तरह से ना बायोलॉजी का, फिजिक्स का लाऊंगी, बट अभी मैं केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा वीडियो उसका आएगा। तो आइए हम लोग टाइम को, समय को बिना व्यर्थ किए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पाँचवां जो क्वेश्चन है 5 नंबर, संघनन क्या है? संघनन क्या होता है? गैस का ठोस में परिवर्तन? जी नहीं, ये तो आपका निक्षेपण हो गया। ठोस का द्रव्य में परिवर्तन, यहाँ पर मेल्टिंग हो गया। जैसे आइस से हम लोग पानी बनाते हैं, तो ये क्या है? एक मेल्टिंग है, यानी कि गलनांक हो गया। वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन, ये एक संघनन है, कंडेंसेशन है। जैसे कि वर्षा शब्द जो होता है, जो कोहरा हो गया, तो ये क्या हो गया? वाष्प से ये द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर भी एक और ऑप्शन है, उसमें ये ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन, एक भौतिक धारणा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर सी हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। एग्जाम्पल में देख लीजिए यहाँ पे कि बादल है, कोहरा है, वर्षा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि विलयन और विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो हमें विलयन या विलायक के प्रति जो आयतन होता है ना, द्रव्यमान में जो उपस्थित है, उसे हम लोग विलयन की सांद्रता जानते हैं। ये आपका 9th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे चीज 9th का ही है, और ये आपका बीपीएससी में सारा पूछा हुआ है, तो हम इसे करवा रहे हैं। अब यहाँ की विलयन की सांद्रता आपका हो गया, विलय का संगठन नहीं, ये एक रासायनिक बनावट या उसके तत्व के अनुपात को दर्शाता है। विलायक की सांद्रता क्या होता है? यहाँ पे सांद्रता जो होता है हमेशा पूरी विलयन या विलय के संदर्भ में मापी जाती है, विलायक का। फिर विलय की सांद्रता ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर ए हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे विलयन 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण से तात्पर्य मिश्रण सभी जगह इसका संगठन और गुण एक समान होता है। समानतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं, और जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलय कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप चीनी पानी का घोल लेते हैं। ठीक है, 1 ग्लास हम लोग पानी लिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डाले, तो 1 ग्लास जो पानी था ना, वो पानी क्या था? वो विलायक था। क्यों? क्योंकि 1 चम्मच चीनी को घोल लिया खुद में। तो जिसका मात्रा ज्यादा होगा वो विलायक हो गया, और जिसका मात्रा कम होगा वो विलय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीनी जो हो गया वो विलय हो गया, और जो यहाँ पे पानी था वो विलायक हो गया, और ये दोनों का जो सोल्यूशन हो गया ना, वो वही हम लोग को विलयन कहलाता है। तो यहाँ पे विलयन की सांद्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस है। ये है विस्थापन प्रतिक्रिया, बी है विघटन प्रतिक्रिया, सी है संयोजन प्रतिक्रिया, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। विस्थापन प्रतिक्रिया क्या होता है? यहाँ पे जो तत्व होता है ना, जो ज्यादा क्रियाशील होता है, वो कम क्रियाशील तत्व को हटा करके अपना जगह बना लेता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के यहाँ स्थानांतर, यानी कि खुद को अपना जो ज्यादा रहेगा वो तो पहला स्थान लेगा ही। ठीक है, अपने से कम को हटा करके खुद का जगह बना लेता है, तो ये विस्थापन प्रतिक्रिया। विघटन हो गया, जो मतलब कि टूट गया, अकेला यौगिक रहता है और दो या दो से अधिक सरल तत्व में टूट जाता है, विघटन हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रिक के द्वारा टूटना। संयोजन प्रतिक्रिया क्या है? यहाँ पे मान लीजिए ए प्लस बी, यानी कि 2 तत्व है और दोनों मिलकर के ए बी बना दिया, तो हम इसे संयोजन मतलब मिलना। ठीक है, संयोजन मतलब जुड़ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फैराडे स्थिरांक के बारे में। फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे कांस्टेंट। देखिए, कांस्टेंट कोई भी होगा ना, ये यूनिवर्सल होता है, यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। इसका कोई मान किसी पे निर्भर नहीं करता है, हर जगह ये एक समान होता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा या फिर कुछ भी हो, कोई चीज़ पे निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ आपका सार्वभौमिक एक स्थिरांक होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण जो स्थिरांक है, क्या है इसका? ये भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो स्थिरांक जो होता है हर जगह एक समान होता है, कोई किसी पे निर्भर नहीं करता है। ओके, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो गया। और इसका मान देख लीजिए, इसका मान क्या होता है? फैराडे स्थिरांक का मान लगभग 96,485 कूलम या कूलम पर मोल होता है। ठीक है, ये इसका मान आप लोग को याद रखना होगा। यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए, 2 तत्व ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होता है? अब मिश्रण की एंट्रोपी शून्य होनी चाहिए, मिश्रण की मुक्त ऊर्जा शून्य होनी चाहिए, मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 17वीं बीपीएससी में आपका एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। देखिए, आइडियल जो होता है ना, यानी कि आदर्श जो तरल होता है वो क्या होता है? ये 2 तरल मिला देने पर यहाँ पे क्या होता है? हमेशा इसका जो एंट्रोपी होता है ना, वो हमेशा बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आंसर जो होगा इसका सी होगा, कि मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए ए प्लस बी है, तो ना तो मिश्रण यहाँ पे क्या होगा, ना तो मिश्रण अंदर जाएगा ना ये बाहर जाएगा, मतलब हीट का ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होगा। तो तापीय धारिता जिसका शून्य होता है, तो उसमें ना तो मतलब मिश्रण में अंदर जाता है और ना ही बाहर आता है। तो आपका सी आंसर राइट हो गया। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है तापीय धारिता एंथैल्पी शून्य होने का अर्थ है कि मिश्रण प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा का ना तो अवशोषित होती है और ना ही उत्सर्जित होती है। अब यहाँ है 10 नंबर, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटक को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, यहाँ पे अब अलग किया जा रहा है द्रवीभूत घटक को या फिर कोई भी चीज़ को, तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा होता है। आपका क्रोमेटोग्राफी में कलर को भी अलग किया जाता है, या फिर अगर मान लीजिए हम लोग का, अगर मान लीजिए ब्लड में गया, ठीक है, ब्लड में कभी कभी ऐसा होता है ना कि ड्रग चला जाता है, पॉइजन चला जाता है, उसको भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर मेरा यही हो जाएगा। अब आसवन क्या है? आसवन जो होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट के होता है। जैसे कि आसवन जो है, तो यहाँ पे आपका ये जो है कि मान लीजिए कोई हम लिए पदार्थ को और गर्म किए, गर्म करके उसको मतलब उबाल करके अचानक से फिर ठंडा किए उसे, तो ये हमारा आसवन होता है। ठीक है, ठंडा करके इसको प्राप्त किया जाता है। विचरण आपको गैस और द्रव में देखी जाती है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? तो ये एक अपकेंद्रण है, जिसमें जो होता है ना, मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है। ठीक है, और जो मतलब हल्का जो पदार्थ होगा वो ऊपर आ जाएगा, भारी नीचे। जैसे कि हम लोग घर में कभी देखे होंगे आप दधी वो महते हुए। ठीक है, तो मक्खन जो होता है देखिएगा ऊपर की ओर आ जाता है, और उसका जो ये छाछ जो होता है वो अंदर चला जाता है। या फिर जो वॉशिंग मशीन ये सब का देखे होंगे, ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन पे ही काम करता है। ठीक है, अब यहाँ की ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना की ऊर्ध्वपातन। तो देखिए, जब कोई चीज़ ठोस से और सीधे वाष्प में बदल जाता है, मतलब और कोई लिक्विड ऐसे में नहीं आ रहा है, तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्पीकरण क्या है? ये द्रव्य से गैस में जाता है। हिमीकरण क्या होता है? द्रव्य से ठंडा होकर के ठोस पदार्थ बन जाता है एकदम से, उसे हिमीकरण कहेंगे। पिघलना आपका मेल्टिंग है, जो कि ठोस से द्रव्य में होता है। ऊर्ध्वपातन सीधे आपका ठोस से गैस में चला जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब एनसीईआरटी में आपका 9th में साफ इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप सब देख सकते हैं बुक से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आपका, किसी पदार्थ की सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो
ध्रुवपातन अभी हम लोग ये सारा डिस्कस कर भी लिए हैं, आपका देखिए टीआरई में पूछा गया था, टीआरई 3 में। नेक्स्ट है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत महंगे हैं, ऐसा नहीं है। एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, हाँ ये राइट आंसर है। इनका प्रयोग निरापद नहीं है, मतलब कि सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है, सेफ तो होता है। ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं यानी कि ब्लॉकेट हो जाते हैं, तो ये भी नहीं है। एलपीजी क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है जो समानांतर दाब मापक के यांत्रिक यानी कि ब्लॉक की शब्द जो है वो नहीं करते हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथन पे विचार कीजिए। पहला, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। हाँ बिल्कुल, जब हम लोग शुद्ध जल में एक नमक घोलते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक जो है वो भी घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। मिथाइल अल्कोहल जब डालते हैं तो ये भी घट जाता है, क्योंकि देखिए मिथाइल अल्कोहल जो होता है ना, ये खुद का क्वथनांक पानी से इसका कम होता है, ठीक है। जब पानी में मिलाने पर क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन में इसका कमजोर कर देता है, ठीक है। अमिश्रण कम ताप पर उबलने लगता है और उबलने के कारण इसका जो होता है क्वथनांक घट जाता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये ऑप्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है ये कौन सा कथन आपको चुनना है। यहाँ ये भी कथन है कि नमक और मिथाइल अल्कोहल एक तरह से व्यवहार करते हैं, नहीं, ये आपका विपरीत व्यवहार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे विपरीत है। अब है कि केवल 1 केवल 2 1 2 दोनों, तो यहाँ पे हमारा दोनों सही है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हम दोनों का आंसर देंगे। ये भी आपका 96 पेशी में पूछा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? विषमांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जो होता है ना वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ठीक है। हेट्रोजेनस। अब है उत्प्रेरक वर्धक, ये भी एक बढ़ा देता है। समांगी उत्प्रेरक, तो समांगी उत्प्रेरक भी आपका ये सब बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका ये नहीं हुआ क्योंकि हमें ये धीमा करने के लिए पूछ रहा है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, ऋणात्मक उत्प्रेरक चाहिए जो इसे धीमा कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थ से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है, तो उसे हम लोग जल शोषक कहते हैं, जो आसानी से अवशोषित कर ले, ठीक है। अब है प्रश्वेत पदार्थ, ये क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, हम देख लिए, यहाँ पे लिख दिए हैं आपका कि हवा से इतनी, यहाँ पे है, हवा से इतनी अधिक नमी सोख लेते हैं कि खुद पूरी तरह से द्रव्य यानी कि पूरी तरह से द्रव में ये बदल जाता है, ठीक है, द्रव्य हो जाता है। यही है आपका प्रश्वेत पदार्थ। लोनिया पदार्थ क्या होता है? मिट्टी या दीवारों पर नमक की सफेद परत जमने की प्रक्रिया को नमी के कारण उसके सतह पर आ जाती है, जिसे लोनिया पदार्थ कहते हैं। निर्जलीकरण क्या होता है? तो ये पानी के अणु को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, निर्जलीकरण, ठीक है। आपका आंसर यहाँ जल शुष्क हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए ये सही है कि क्रिस्टलीकरण क्या है, क्रिस्टल को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है, ठीक है। अब एक क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणु के अणु के बीच एक बंधन स्थापित होता है, बिल्कुल। जब ये होता है ना, उसके पास में एक बंधन बनता है, ठीक है, ज्यामितीय बंधन बनता है। तो आपका दोनों सही है, जो कि यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि जब गर्म संतृप्त विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके शुद्ध ठोस के दाने या क्रिस्टल को अलग किया जाता है, तो उस दौरान में यहाँ पे ज्यामितीय बंधन बनता है। तो ये आपका दोनों सही है, लेकिन सी देख लीजिए, या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जी नहीं, एक फिजिकल चेंजिंग होता है, रासायनिक नहीं है, तो आपका गलत है। तो यहाँ 1 और 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध उदाहरण है किसका? विलयन का, कोलाइड विलयन का, इमल्शन का, कि वायु विलयन का? तो यहाँ पे आपका इमल्शन का हो जाएगा, ठीक है, और कोलाइड का भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ना विलयन क्या है, विलयन आपस में जो घुल मिल जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा है नहीं। कोलाइड विलयन क्या होता है? विषमांगी है, जो कणों का आकार विलयन से बड़ा होता है और यहाँ पे कण प्रकाश को फैला देता है, जो टिंडल प्रभाव देखे ना, टिंडल प्रभाव, तो हमारा दूध में भी टिंडल प्रभाव दिखता है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है। और है यहाँ पे इमल्शन, इमल्शन जो होता है द्रव्य का द्रव्य में मिश्रण जो होता है उसे इमल्शन कहते हैं, पाशीकरण भी कहा जाता है। वायु विलयन का एरोसोल बोला जाता है, यहाँ पे गैस के अंदर ठोस होता है, द्रव्य के कण फैले होते हैं, जैसे कोहरा, धुआं। आपका ये सारा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, इनमें कौन सा कोलाइड नहीं है? सिरका, धुआं, रक्त। तो आपका सिरका कोलाइड नहीं है, एसिटिक एसिड होता है। धुआं आपका एरोसोल है, ठोस के छोटे छोटे कण प्लस गैस होता है। रक्त भी एक कोलाइड ही है, जो प्लाज्मा के अंदर आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट सब रहता है, तो कोलाइड यहाँ पे सिरका नहीं है, ठीक है। ये आपका टीआरई में ये सारा पूछा गया है। अब है वायु क्या है? वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघटक क्या है? तो ये वायु जो है ना एक मिश्रण है, क्योंकि वायु में काफी सारे गैसेज होते हैं, और जैसे सबसे ज्यादा जो गैसेज होता है नाइट्रोजन होता है, 78% होता है। यौगिक क्या होता है? यौगिक का एक फिक्स रेशियो होता है, जैसे वाटर का, ठीक है। आप 1 बूंद वाटर लो या फिर 1 मग वाटर लो, उसका रेशियो फिक्स है, तो फिक्स है। तो यौगिक हो गया। तत्व क्या है? जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, वो एक एलिमेंट्स हो जाता है। तो विद्युत अपघटन क्या है? जो पानी में घुलकर बिजली से को संचालित करता है, विद्युत के द्वारा अपघटन करना, ठीक है, विद्युत अपघटन। यहाँ पे देख लीजिए वायु में कौन कौन सी गैसेज हैं और कितने कितने मात्रा में है। जैसे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है, 28% होता है। ऑक्सीजन आपका 21 भी कहीं कहीं देता है, बिकॉज ये लगभग है ना यहाँ पे, इसीलिए। आर्गन आपका देख लीजिए 0.9340% है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 0.0407% है। नियॉन देख लीजिए यहाँ है। हीलियम आपका है, हाइड्रोजन आपका, ये सब जो पूछता है ना उसमें हाईलाइट कर चुकी हूँ, आप सब देख सकते हो। मीथेन, हाँ एक बात याद रखना, ऑक्सीजन का कहीं 21% भी दिया, क्योंकि लगभग में, तो 21 भी आप टिक कर सकते हो। मीथेन का आप देख लो 0.00018% है, ठीक है। अब आ जा नेक्स्ट 21 में आ जा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा है? तो अभी हम पढ़ेंगे कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, 78%, ओके। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन, अभी हम लोग कर लिए हैं ये। वायु में कौन सी नोबल गैसें नहीं होती है? तो हीलियम, आर्गन, नियॉन होती है, लेकिन रेडॉन नहीं होती है, क्योंकि रेडॉन एक रेडियो एक्टिव मतलब नोबल गैसेज है, जो हवा में आने पर नष्ट हो जाती है, ठीक है। अब है यहाँ पे 24, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? टिंडल प्रभाव क्या होता है? जहाँ पे प्रकाश का ना प्रकीर्णन होता है, ठीक है। तो यहाँ इनिशियल का पतला घोल, जी नहीं, ये कण छोटा के कारण ये, तो टिंडल प्रभाव दिखाएगा नहीं। आपका दूध दिखाता है, स्टार सॉल्यूशन दिखाता है, जहाँ भी प्रकाश फैल जाता है, तो बी और सी यहाँ आंसर हो जाएगा, और उसके थ्रू डी हो जाएगा, मतलब कि 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? विसरण, डिफ्यूजन, नहीं विसरण नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन देख लीजिए। और यहाँ पे आपका पराशरण, ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस आपका है,